हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके फरवरी 2023 के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो जनवरी का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं अभी धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूँगा। ठीक है, तो दिस वॉज द पार्ट 1 for the questions asked in the February 2023. Let's begin with the question number 1. So देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसमें आपसे पूछा गया है in which one of the following is the correct chronological order of the formation of full state of Indian Union. देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फुल स्टेट के बारे में यहाँ पर पूछा गया, स्टेट दर्जा कब दिए गए। देखिए 1951 के बाद से कई सारे स्टेट्स जो है वो रीऑर्गेनाइज्ड हुए, आज भी हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 2014 के अंदर जो तेलंगाना सेपरेट हुआ आपका आंध्रा से, तो इस तरीके से कई सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो जिस साल में ये फॉर्मेशन होता है और जिस डेट में हो रहा है वो डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज की फॉर्मेशन डेट्स हैं वो ज़रूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्किम की। 4 स्टेट्स हैं, इंडिविजुअली हर एक के बारे में हम बात करते हैं और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सिक्किम जो है इसका फॉर्मेशन होता है 16 मई 1975 को। ठीक है, एंड सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटोक। गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। और इसका जो फॉर्मेशन होता है मतलब सिक्किम का, तो इसके लिए एक अमेंडमेंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 36 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 को आता है। ठीक है, इसके तहत जो है सिक्किम का फॉर्मेशन होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सिक्किम किस संशोधन के तहत फॉर्म हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 36 अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए। सेकेंड है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ AP। तो अरुणाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन है ये होता है 20th ऑफ फरवरी को, 20 फरवरी 1987। अब अरुणाचल प्रदेश जो है बेसिकली आपका नागालैंड असम से अलग होकर बनता है ये। ठीक है, इनिशियली ये क्रिएट होता है एज अ यूनियन टेरिटरी जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर, फिर बाद में इसे फॉर्म किया जाता है एज अ स्टेट। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? दैट इज द ईटानगर। नेक्स्ट है आपका नागालैंड। तो देखिए नागालैंड का फॉर्मेशन होता है 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963, और इसकी कैपिटल है कोहिमा। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ द नागालैंड। ठीक है, और इसके लिए एक एक्ट होता है बेसिकली, जब ये फॉर्म होता है स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट आता है, दैट इज इन 1962 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और साथ में लास्ट है आपका यहाँ पर हरियाणा। ठीक है, तो अब हरियाणा का फॉर्मेशन होता है 1 नवंबर को हर साल हरियाणा में हरियाणा दिवस मनाया जाता है फॉर्मेशन डे के रूप में, और 1966 के अंदर। अब देखिए इसका हरियाणा का फॉर्मेशन होता है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1966 का होता है उसके तहत। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है कि जो 1 नवंबर है, 1 नवंबर, इस डेट में कई सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन डे आपको देखने को मिलता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो आपको हरियाणा का फॉर्मेशन डे होता है 1 नवंबर को, साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होता है। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हो रहा है तो साथ में किसका हो रहा है? तेलंगाना का भी फॉर्मेशन डे इसी डेट में होगा। ठीक है, एंड फिर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ का CG, छत्तीसगढ़ का यहाँ पर कर्नाटका, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन स्टेट्स का फॉर्मेशन डे भी आपका 1 नवंबर को ही। ईयर जो है आपके वो डिफर कर रहे हैं, बट जो डेट है वो यही है आपकी। ठीक है, और साथ में यहाँ पर पंजाब का, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों मतलब हरियाणा जो है वो पंजाब से ही सेपरेट आउट हुआ है, तो पंजाब का भी फॉर्मेशन डे वो इसी डे ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्मेशंस के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले कौन सा हो रहा है यहाँ पर क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग? दैट इज द नागालैंड। तो देखिए 1963 की बात कर रहे हैं, नागालैंड के बाद है हरियाणा। देखिए
नागालैंड हरियाणा दो जगह मिल रहा है आपको, यहाँ पर एक नागालैंड यहाँ मिल रहा है और फिर हरियाणा मिल रहा है, इसके बाद सिक्किम आ रहा है और फिर अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये तो बात हो गई क्वेश्चन की, बट यहाँ पर जो सिक्किम है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, नई स्कीम्स निकली हैं, नए इनॉग्रेशंस हुए हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, उनको आपको फाइंड करके पढ़ना है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ज्यूरिडिक्शन मतलब पूछा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए डिस्प्यूट है अगर जो सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, तो उसको निपटाने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, यहाँ पे टिक कर देता हूँ, और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में, मतलब जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, या आंध्रा और तेलंगाना के बीच में, या कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, तो कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट भी कौन निपटाएगा, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट के पास इसका अधिकार नहीं है। अब आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स के लिए ना रिट्स इशू होती हैं बेसिकली, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों अपना अपना रिट्स इशू करती हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट्स इशू करता है, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट्स को इशू करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास पावर्स है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो रिट्स इशू कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के तहत। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका बन रहा है। अब अगला पॉइंट भी हम देख लेते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोई भी व्यक्ति अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के को वायलेट करता है, मतलब उसके खिलाफ जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम है ना, उसके खिलाफ सजा देने का काम, या उसको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन का काम जो बेसिकली है ये सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको करता है, ना कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है या कार्य क्षेत्र है बेसिकली वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के तहत आता है थ्रू दिस आर्टिकल्स। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो सीजेआई है एट प्रेजेंट, सीजीआई दैट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन है आपको पता होना चाहिए। देखिए जब कभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस टाइम पर करंट सिनेरियो में सीजीआई कौन है या उनसे पहले वाले कौन थे, ठीक है, या कौन से नंबर के हैं वो, तो ये कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार इनसे क्रोनोलॉजी पर या मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो करंट टाइम पर जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़। ये कौन से नंबर के हैं, ये हैं आपके 50th नंबर के, 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं, और इन्होंने शपथ ली थी 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2022 में मतलब हम अभी फरवरी 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मतलब अभी नहीं, लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं इन्हें। ठीक है, अब इनसे पहले कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए, वो थे UU ललित। ठीक है, UU ललित ये थे 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये काफ़ी कम टाइम के लिए रहे थे, लगभग 4 से 5 महीने के लिए ये चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और साथ में अगर जो हम बात करें यहाँ पर एज की, तो एज क्राइटेरिया जो है वो रहता है आपका 65 ईयर्स का, 65 ईयर्स का। ठीक है, एक और चीज़ है आपका NGT, आपने नाम सुना होगा NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो हेड होते हैं, वो कौन होते हैं, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी न किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान के अंदर पार्ट 3 के अंदर मेंशन्ड है। किसके अंदर, पार्ट 3। आर्टिकल्स कौन कौन से यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, ये होते हैं 12 से लेके 35 तक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पर आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। और ये हमने कहाँ से लिया है, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, और USA के अंदर इन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से लिखा गया, बिल ऑफ राइट्स के नाम से
लिखा गया है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following electoral system have been adopted for the various legislative organization in India? भारत के अंदर जितने भी लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेसिकली एमएलसीज और एमएलएस का जो चुनाव होता है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, तो उन सभी के लिए जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो किस टाइप का होता है वो आपको बताना है। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला रहता है। तो पहला है सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब जो भी व्यक्ति आपका 18 प्लस है, 18 प्लस का जो भी कोई भी व्यक्ति है, मेल और फीमेल, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो वो उसको अधिकार है कि वही वो अपना राइट है उसको कि वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, हालांकि ये जो एज है 18 प्लस वाली, तो एक अमेंडमेंट होता है यहाँ पर 61st अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 61st अमेंडमेंट जो होता है आपका 1989 के अंदर, 88-89 के दौरान ये अमेंडमेंट होता है। इस टाइम पर जो एज थी, मतलब इससे पहले 89 से पहले जो एज लिमिट थी वो थी 21 साल की। अब इस टाइम पर ये अमेंडमेंट होकर 21 से कितनी हो जाती है, 18 ईयर्स की ये एज लिमिट कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ठीक है, जैसे आपके एमएलएज होते हैं, एमएलए देखिए लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, एमएलएज हैं या फिर एमपीज हैं, तो उनको आप चुनाव कैसे होता है, डायरेक्टली आप उनको चुनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए ये चीज भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर लिखी गई है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ये कहाँ पर आपका यूज होता है जनरली, ये यूज होता है जब एमपी, स्पेशली कहाँ की, नॉट एमपी, बेसिकली यहाँ पे कहा जाए प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, तो उनके इलेक्शन के अंदर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जिस्ट करता है वेरियस लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। देखिए लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप विधानसभा, विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन सभी को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सिस्टम हमारे देश के अंदर नहीं एप्लीकेबल है, दिस इज नॉट अप्लाइड इन द इंडियन लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। Cumulative system of indirect election, this also not been exist in the Indian Constitution और Indian Legislative Organization। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। In the Indian Constitution, right to equality is granted by 5 articles. Right to equality, देखिए right to equality के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी देखिए 14 to 18, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। राइट टू इक्वालिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का ये पार्ट है। अब इंडिविजुअली देखिए बात करें यहाँ पे 16 से 20 है और फिर बाकी चीज़ें, हम सिंपली यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 14 जो है, ये आर्टिकल नंबर 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी लोग कानून के सामने क्या है, बराबर है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 जो है ये आपका दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डिस्क्रिमिनेशन। एक देखिए एक दो वर्ड से आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस, बर्थ प्लेस, इन सभी कलर पे, तो इन सभी चीज़ों को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपके आर्टिकल नंबर 15 में लिखी गई हैं। 16 नंबर आर्टिकल है, ये कहता है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पीई लिख देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकारी या मतलब प्राइवेट में भी जो ओपन कंपटीशन या ओपन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, तो वहाँ पर भी आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन सेवरल
ग्राउंड्स पर, और उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आप कोई कहीं से भी आते हो, किसी भी एरिया से हो, आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हो कि आप भी वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए 17 और 18 में थोड़ा कई बार समटाइम, वैसे तो इजी है बट समटाइम्स क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, 17 का ये है कि 18 का ये है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसको खत्म करने के बारे में बात कही गई है 17 नंबर आर्टिकल के अंदर। 18 नंबर आर्टिकल जो है ये आपका बात करता है बेसिकली अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को, जो टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश करने के बारे में बात करता है। टाइटल्स मतलब जैसे नवाब है, ठीक है, महाराजा है, इस तरीके के जो टाइटल्स हैं तो उनको अबॉलिश करना है। एक्सेप्शन रखी गई है यहाँ पर कि मिलिट्री टाइटल जैसे कि मेजर, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरीके के टाइटल्स, या फिर एकेडमिक टाइटल्स जो डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, इस तरीके के जो पढ़ के लिख के आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं उसको एक्सेप्शन रखी कि वो चीज़ आप लगा सकते हो नाम के साथ में, बट जो एडिशनल टाइटल्स हैं उनको नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसमें और भी बहुत सारे क्लॉज देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द 5 आर्टिकल्स विच कम्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो आपका बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के मेंस में भी, मतलब सॉरी प्री में भी पूछा गया है और अदर स्टेट एग्जाम्स के अंदर तो पूछा गया है कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के नाम से इसे जाना जाता है। बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आर्टिकल है आपका, ये वाला आर्टिकल और प्लस आर्टिकल 20, ये दो ऐसे आर्टिकल है जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो सस्पेंड नहीं हो सकते। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, बट दिस विल नॉट बी सस्पेंड एनी मोर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए एक आर्टिकल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक आर्टिकल है 236 का ए पार्ट, ठीक है। 236 ए के अंदर का ये लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है, कि डिस्ट्रिक्ट जज जब कहा जाता है, टर्म बोला जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन से जजेस की काउंटिंग की जाती है, मतलब कौन कौन से जज जो हैं वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज कहे जाते हैं, मतलब सबको तो नहीं कह सकते, है ना। तो कौन से जज को, किस कोर्ट के जज को आप डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे कि हम बात करें, शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर मैं, सिटी सिविल जज, ठीक है। सिटी सिविल जज इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। साथ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ पर, सॉरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज EDJ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। देन आपका जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं यहाँ पर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड चीफ जज ऑफ स्मॉल कोर्ट्स, चीफ जज ऑफ स्मॉल या स्मॉल कॉज कोर्ट कह लीजिए, या स्मॉल कोर्ट बेसिकली, वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आते हैं। एंड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी आपके किसके अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेशन जज जो सत्र न्यायालय जिसे कहा जाता है वो भी इसी के अंदर आते हैं। एडिशनल सेशन जज ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और असिस्टेंट सेशन जज जो हैं वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो ये आपने देख लिया कितने सारे जजेस जो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट का नाम हमने लिया है, ये आते हैं, नॉट फॉल है ना, नॉट फॉल ढूंढा है। सेशन जज भी आते हैं, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट ये भी आते हैं। यहाँ पर ट्रिब्यूनल जज नहीं आते, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर जो है ट्रिब्यूनल जजेस आर नॉट इंक्लूडेड। जितने भी हमने यहाँ पर लिस्टिंग के बारे में बात करी है तो उसके अंदर ट्रिब्यूनल जज नहीं इंक्लूडेड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ गवर्नर। अब देखिए कौन सा आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल हैं। सबसे पहले हम हर आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए गवर्नर जो है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखिए गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है,
गवर्नर जो है इनका कोई टेन्योर जो है वो टेन्योर या टर्म बेसिकली वो नहीं फिक्स किया गया है संविधान के अंदर कि भाई 5 साल रहेंगे या 6 साल रहेंगे। वो डिपेंड करता है बेसिकली प्रेसिडेंट की इच्छा पर। ठीक है, कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भाई वो व्यक्ति कंटिन्यू रहे 10 साल तक या 5 साल तक, 6 महीने तक, उनके ऊपर डिपेंड है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है समहाउ, बट कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट की इच्छा पर है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल नंबर 152 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 152 जो है ये आपका डेफिनेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, डिफाइन करता है कि स्टेट डज नॉट इंक्लूड, मतलब स्टेट्स को, हम सारे स्टेट्स को तो इंक्लूड करते थे संविधान जब बना उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, अब तो चेंज हो गई हैं चीज़ें। बट 152 आर्टिकल क्या कहता है कि स्टेट डज नॉट इंक्लूड द स्टेट ऑफ JNK, मतलब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द गवर्नर पोस्ट और ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर सिंपली ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा वो आर्टिकल है जो ये कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ फॉर ईच स्टेट और मोर देन वन स्टेट, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट कौन सा वो आर्टिकल है? तो वन तो नहीं बन रहा है आपका, मतलब 152। आर्टिकल 153 के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर, गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, ये चीज कहती है आर्टिकल नंबर 53 में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। बट यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 156 की, तो 156 बेसिकली टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। ठीक है, बट कोई टर्म फिक्स नहीं है, जनरली ये कन्वेंशन है कि 5 साल तक रहते हैं, बट कैन बी चेंज एनी हाउ और एनी टर्म। 154 जो है ये आपका एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करता है, किसके? ऑफ द स्टेट के बारे में। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन conferred by the Constitution of India is subjected to। सो देखिए इसके लिए ना दो चीज़ें होती हैं, एक आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल नंबर 25 एंड आर्टिकल 26। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसके अंदर जो राइट का आपका अधिकार है कि आप कोई सा भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पालन कर सकते हैं, उसका प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना है आपको? मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को। पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। मोरालिटी को मेंटेन करना है और हेल्थ को मेंटेन करना है, हेल्थ। ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट एक तरीके से, या हेल्थ को मेंटेन करना है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर मेंटेन करने की बात कही गई है थ्रू द आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है यहाँ पर? कहता है कि आपको अधिकार है टू राइट टू मैनेज, मैनेज करने का अधिकार है किस चीज़ को? जो रिलीजन रिलेटेड अफेयर्स है, मतलब जैसे आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो उससे रिलेटेड जैसे कोई पूजा वगैरह हो रही है, कोई हवन हो रहा है, तो उन चीज़ों को मैनेज करने का, उसको उसके लिए जो पैसा अरेंज करना है, चंदा लेना है, बहुत सारी जो भी चीज़ें रहती हैं उन सभी चीज़ों को करने का जो अधिकार है वो आपको इस आर्टिकल के तहत मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर का जो पूछा गया है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्टिकल नंबर 25 के तहत हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर मेंबर्स कितने हैं? राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल है 250, और एट प्रेजेंट जो है 245 के अराउंड आपके मेंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन 245 में से आपके 233 तो आपके इलेक्शन के थ्रू होते हैं, और 12 जो लोग हैं वो नॉमिनेट होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, बहुत सारे फील्ड से जो है ये नॉमिनेट करते हैं। और नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें नॉमिनेट करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा जो है दिस इज अ परमानेंट हाउस, ये एक परमानेंट हाउस है, और इस परमानेंट हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर, ठीक है, मतलब आप ये कह लीजिए कि 1/3 मेंबर इस पूरी स्ट्रेंथ का हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर में, सेकेंड ईयर हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, नए मेंबर्स आते रहते हैं। परमानेंट हाउस है ये, कभी इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ परमानेंट हाउस, कैन नॉट बी
डिसॉल्व, ये कभी भंग नहीं हो सकती। कोई भी आपका नेशनल इमरजेंसी लगी हो, कुछ भी लगा हो, मतलब ये चलती रहेगी। ठीक है। एक चीज़ और आती है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्वेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, उसकी जो मेजोरिटी पावर होती है, मतलब उसका जो अधिकार है वो किसके पास ज़्यादा रहता है, वो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा इसी हाउस के पास में, राज्यसभा के पास। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। और इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर उसके चेयरपर्सन होते हैं। और एट प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कौन है वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट है भारत के एट प्रेजेंट, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले ये गवर्नर रह चुके हैं कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो कौन है एट प्रेजेंट की बात करें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ओम बिरला। ओम बिरला जी जो है एट प्रेजेंट, इनका जो क्षेत्र है बेसिकली लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, कोटा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अपोजिशन लीडर जो है इन राज्यसभा के अंदर जो अपोजिशन लीडर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, स्पीकर की बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो फर्स्ट स्पीकर जो है, फर्स्ट स्पीकर जब लोकसभा बनी थी तो उस टाइम पर फर्स्ट स्पीकर जो थे वो कौन थे, वो थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कहाँ से मेंबर्स को नहीं चुनती। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमएलसीज के बारे में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी जिन्हें कहा जाता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पर एमएलसीज हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उनकी। तो ये है, एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा है तेलंगाना, एंड थर्ड है उत्तर प्रदेश, देन बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो आपको ये 6 राज्य हमेशा याद रखने हैं अच्छे से। अब बात कर रहे हैं इनके मेंबर्स जो है वो कहाँ से नहीं चुने जाते। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ और बात कर लेते हैं, एमएलसीज का जो टर्म होता है बेसिकली वो कितना होता है, 6 साल का रहता है। एमएलए जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि देखिए ये परमानेंट हाउस होता है आपका एमएलसी वाला जो विधान परिषद है, दिस इज द परमानेंट हाउस। और परमानेंट हाउस तो है, बट इससे क्या किया जा सकता है, दिस कैन बी डिसॉल्व्ड, इसे भंग किया जा सकता है। सस्पेंड नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि बात खत्म हो गई, जैसे विधान सभा होती खत्म हो गई दोबारा इलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं होता। इसको परमानेंटली खत्म भी किया जा सकता है, इसे परमानेंटली क्रिएट भी किया जा सकता है। ठीक है, क्रिएट भी किया जा सकता है, डिसॉल्व भी किया जा सकता है, दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब एक तो बात हो गई इसका एज टाइम पीरियड बेसिकली 6 साल का रहता है। ठीक है, और इसमें भी वही चीज़ रहती है जो आपकी राज्यसभा के अंदर रहती है, 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, टेन्योर के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्शन के बारे में, किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट होते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इसके 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर एमएलसी के 1/3 मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाई एमएलए के द्वारा। जो एमएलए हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए हैं उन लोगों की तरफ से या उन लोगों के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं, कितने लोग, 1/3 मेंबर्स। ठीक है, 1/3 मेंबर फिर आगे इलेक्ट होते हैं बेसिकली थ्रू द सिटिंग मेंबर्स ऑफ, एक मिनट, सिटिंग मेंबर्स ऑफ आपका जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज मतलब जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह से जो लोग हैं उनका यहाँ पर चुनाव होता है 1/3 मेंबर्स का। 1/12 मेंबर्स जो है यहाँ पर टीचर्स चूज की जाते हैं, जो टीचिंग फील्ड में है, चाहे स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज से हो, तो उस एरिया से 1/12 मेंबर्स आपको यहाँ पर चुने जाते हैं। और अगले 1/12 मेंबर आपका रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स आपके देखने को मिलते हैं। और जितने बचे हुए लोग हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, रेस्ट या कह लीजिए रिमेनिंग्स को आप कौन अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं यहाँ पर। और वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स
या सोशल सर्विसेज, इन सभी फील्ड से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं बिल्कुल, आपके लोकल बॉडीज से भी होते हैं बिल्कुल, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है बिल्कुल, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर ऐसी कोई देखने को नहीं मिलती। तो नॉट सेलेक्टेड था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सब चीजें तो हो गई, इसके साथ में ना एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आर्टिकल नंबर 171, ठीक है, 171 आर्टिकल क्या कहता है कि जो एमएलसी है, ठीक है, एमएलसी के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ होगी एमएलसी की वो 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ एमएलएस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन, है ना, यहाँ पर क्या लीजिए, नॉट मोर देन 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ एमएलएस, जितने एमएलएस की संख्या है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर जो एमएलएस की संख्या 100 है तो एमएलसी की संख्या जो है 33 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज एक तो कही गई है। सिंपल एक बड़ा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे यूपी है, यूपी की एमएलएस की संख्या जो है वो 403 है और एमएलसी ये है एमएलएस, और एमएलसी की संख्या कितनी है 100। तो ये आपको देखने को इस तरीके से मिल जाएगा, 1/3 से ज्यादा नहीं है, ये 1/4 ही है, मतलब और भी कम है बट उससे ज्यादा नहीं है। एक तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए, एक क्राइटेरिया और साथ में होना चाहिए, नॉट लेस देन, ये तो नॉट मोर देन था, नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, मतलब कोई सी भी ऐसी एमएलसी नहीं होनी चाहिए जहां पर 40 लोगों से कम की लोग हों यहाँ पर। मतलब अगर जो हम बात करें गोवा की, तो गोवा में तो एमएलओ की संख्या जो है 40 है, तो इसका आप 1/3 निकालेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा आंकड़ा, है ना, लगभग आपको 13 एमएलसी मिलेंगे, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आपको मिनिमम 40 चाहिए, मैक्सिमम 1/3 चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एमएलएस का। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आपको रिलेटेड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके सिंपल क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड जब ये हमने बात करी थी, 1/3 ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट शेल बी रिटायर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में ये रिटायर होते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन नॉट बी अमेंडमेंट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब देखिए इसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन लगा है, बट मेरे ख्याल से जो बेस्ट आंसर यहाँ पर कैन नॉट बी ही होगा, कैन नॉट बी अमेंडेड होगा। इस क्वेश्चन में आपको लगता है कुछ और हो सकता है तो बट आप राइट करिए आंसर को विद प्रॉपर रीजन के साथ में क्यों आपको ऐसा लगता है। ठीक है, बट हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस आंसर के साथ में कैन नॉट बी अमेंडेड, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी जजमेंट दी है टाइम टू टाइम भी, जिसमें उसने कहा है, देखिए सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड ना कई सारे केसेस होते हैं। सबसे पहला केस जो होता है, देखिए अब सबसे पहले केस की बात करें तो 1951 के अंदर एक शंकरी प्रसाद केस हुआ था, शंकरी प्रसाद केस। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी इवोल्यूशन आपको देखने को मिलती है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा शुरू होती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का जो टर्म है वो कॉइन नहीं हुआ है, बट हाँ थोड़ी बहुत चर्चा शुरू हो जाती है। ये केसेस ऐसे हैं जो रिलेटेड है विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद एक केस होता है 1965 के अंदर, वो था आपका सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस जो था आपका। ठीक है, तो वो भी इसी से संबंधित है, बट यहाँ पर भी टर्म वो जो है वो कॉइन नहीं होता। इसके बाद एक केस आता है, दैट इज द लैंडमार्क केस कहा जाता है बेसिकली। सो नहीं ये 65 हो गया ना, 67 का भी होता है, 1967 में भी एक केस होता है, बट यहाँ पर भी टर्म जो है बेसिकली थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है, बट जो बेसिक टर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पर भी नहीं होता है। ये केस था आपका, दैट इज द गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस। ठीक है, इसके बाद 1973 आता है, यहाँ पर आता है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ये आपका लैंडमार्क केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, अमेंडमेंट करिए, बिल्कुल करिए, कुछ कर रही है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो है आप नहीं छेड़ सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय या अमेंड नहीं कर सकते, बाकी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी जजमेंट हो गई, ये 4-5 और भी रही हैं भविष्य में, तो उनमें कभी भी उसने को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसकी लिमिटेशंस क्या है, बाउंड्रीज क्या है।
वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे केस आता है उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन लेता रहता है कि दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर, दीज थिंग्स विल नॉट कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर कुछ और केसेस भी रहे हैं साथ में, उनको भी हम डिस्कस देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हैं। 73 का ये केस होता है। इसके बाद में एक केस होता है मिनर्वा मिल केस, दैट इज द मिनर्वा मिल केस। ये होता है 1980 के अंदर। एंड वमन राव केस, ये भी आपका 1981 का है, 1981 का। सो दिस केस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। एंड इसके बाद एक और केस होता है SR बोमाई केस, SR बोमाई केस। तो ये होता है 1994 के अंदर। तो ये जो 7 कोई केसेस हैं बेसिकली, तो ये सारे केसेस जो हैं आपके रिलेटेड हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। इफ आपको लगता है कि कोई और आंसर होगा, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे जस्टिफाइड आंसर आप डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, तो मैं उसको पिन कर दूंगा मुझे अगर जो लगेगा सही है तो। ठीक है, चलिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पार्ट 1 के अंदर। दीज आर द पार्ट 1 ऑफ द फेब्रुअरी क्वेश्चन। फेब्रुअरी 2023 के अंदर जो एग्जाम्स हुए हैं 2023 के अंदर, उसका पार्ट 1 था। बाकी क्वेश्चंस को भी हम, बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं ऑलरेडी, हम उन सभी क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कि कवर करूं मैं आपके साथ डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।